Sarmast Poetry Official हक की आवाज। इंस्पेक्टर हमजा सीरीज ज़हीन बच्चों की खुदकशियां। रेलवे पुलिस से रिटायरमेंट के बाद मैंने अपने आबाई गांव की तरफ रुखते सफर बांधा, जहां पहाड़ी इलाकों का दिलकश और खुला ढला मौसम रूह को फरहत बख्शता था। अपनी मोरूसी जमीन पर मैंने एक छोटा सा फार्म तरतीब दिया, जहां चंद भेड़ें, बकरियां, गायें और दीगर मवेशी मेरी देखभाल में थे, जिनकी निगहदाश्त के फराइज मेरे मुलाजिमीन अदा करते। दौरान मुलाजमत मैंने कानून की डिग्री हासिल की थी और यूं रिटायरमेंट के बाद शौकिया तौर पर वकालत का पेशा अपनाया। हमारा शहर एक छोटा सा देहाती शहर था, जहां मैं गाहे बगाहे इन मजलूमों के मुकदमात लड़ता जो नाहक किसी जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार हुए होते। जब कभी शहर जाना होता, मेरा ज्यादा वक्त रिटायर्ड पुलिस अफसरान के हमरा गपशप में गुजरता। हमारे शहर में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो रिटायर्ड हो चुके थे, ने रिटायर्ड पुलिस अफसरान के वक्त गुजारने के लिए क्लब कायम किया था। वहाँ रोजाना की बुनियाद पर रौनक रहती, मगर हर इतवार को तो गोया हाजिरी लाजिम थी। मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कौल कि मोमिन अपने जमाने के साथ हमाहंग होता है, मेरी जिंदगी का रहनुमा असूल था। यही वजह थी कि मैं शुरू से ही जदीद सहूलियात और टेक्नोलॉजी से हमाहंग रहा। मेरा बेटा साइबर क्राइम के शोबे से वाबस्ता था, की बदौलत मुझे कंप्यूटर्स, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, हैकिंग और जदीद जराइम के बारे में खासी आगाही हासिल हुई। मेरे बच्चे अपने अपने घरों की जीनत बन चुके थे, मुख्तलिफ शहरों में आबाद थे। मुझे गांव की सादगी और सुकून भरी जिंदगी अजीज थी। मेरी अहलिया मोहतरमा को बच्चों और उनके नन्हे मनों की याद इस कदर सताती कि महीने के मैं दिन वो उनके पास दौरों पर ही रहती। मुझे मुताला और तहरीर का शौक अज़ल से था, यूं मेरे पास किताबों की रफाकत और कलम की मेहनत के लिए वक्त की कोई कमी नहीं थी। इस तरह मैं अपने गाँव की पुरसुकून फिजाओं में जिंदगी के रंगों को नए सिरे से तरतीब देता रहा। एक दिन एसपी साहब ने मुझे फोन किया। हाल अहवाल पूछने के बाद उन्होंने कहा, हमजा शाम को घर आओ, मिलकर कॉफी पियेंगे और एक केस पर बात करेंगे। मैंने जवाब दिया, जरूर सर। शाम ढले मैं एसपी साहब के बंगले पर पहुंचा। वो बाहर लॉन में आरामदाह कुर्सी पर बैठे थे। मैंने सलाम किया और खाली कुर्सी पर बैठ गया। लॉन में सब्ज घास की नफीस कालीन बची हुई थी। इर्द गिर्द क्यारियों में रंग बिरंगे फूलदार पौधे खिले हुए थे। दीवारों पर खूबसूरत गमले और बेलों की लहरें लहरा रही थी। पहाड़ी इलाके में यह बंगला ऐसा सजा सजाया लग रहा था गोया घर वालों की नफासत और ज़ौक़ की जिंदा तस्वीर था। रिटायरमेंट के बाद दोनों मियां बीवी इस बंगले में 2-3 मुलाजिमों के साथ रिहाइश पजीर थे। भाभी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी और रिटायरमेंट के बाद घर पर एक छोटा सा क्लिनिक कायम कर रखा था। उनके बच्चे सब बैरून मुल्क मुकीम थे, मगर ये दोनों अपनी सरजमीन से जुड़े हुए लोग थे। गोरों का देश उन्हें कभी रास नहीं आया। कॉफी पीते हुए मैंने कहा, सर वो हाथ सलामत रहे जिन्होंने ऐसी उम्दा कॉफी तैयार की है। भाभी मुस्कुरा उठी और बोली, शुक्रिया हमजा, तुम्हें तारीफ का सलीका खूब आता है। मुझे मालूम था कि शाम के वक्त दोनों मियां बीवी इकट्ठे कॉफी पीते हैं और ये कॉफी डॉक्टर साहिबा खुद तैयार करती थी। 65 से ऊपर की उम्र की थी, मगर अपनी सेहत का खास ख्याल रखती थी। भाभी का घर और साहब पर अब भी मुकम्मल इख्तियार था, इसलिए एसपी साहब को सुबह की सैर में उनका साथ देना लाजमी था। वैसे भी अफसरान बाहर जितने सख्त नजर आते हैं, अपनी बेगम के सामने तो भीगी बिल्ली ही होते हैं। एसपी साहब ने बात का आगाज किया, यार हमजा एक केस है, मुझे याद आया कि इसी सिलसिले में तो मैं यहाँ आया था। मैंने कहा, जी सर। बोले, तुम साइबर क्राइम और सोशल मीडिया की बारीकियों से खूब वाकिफ हो, इसलिए तुमसे ये मामला शेयर कर रहा हूँ। अगर तुम मदद कर सको तो, क्योंकि मुझे इसमें कोई गहरी साजिश नजर आती है। मैंने कहा, सर। उन्होंने जारी रखा, मेरा एक दोस्त है, अच्छा खासा कारोबारी और खाता पीता आदमी। इस बेचारे का एक ही बेटा था जो शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ता था और निहायत ज़हीन था। अचानक पिछले दिनों उसने बाप का पिस्तौल निकाला और खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मैं गौर से सुन रहा था। एसपी साहब ने कहा, इसका नाम ज़हीर था। घर वालों की तरफ से इस पर कोई पाबंदी या तंगी नहीं थी, तमाम सहूलियात मुयस्सर थी। उसका कहीं झगड़ा हुआ ना कोई मामला, बस कुछ महीनों से खामोश और तनहा रहने लगा था। दोस्तों और कजन से भी अलग थलग हो गया था। हर क्लास में टॉप करता था। उर्दू, अंग्रेजी, अरबी और फ्रांसीसी बहुत उम्दगी से बोल लेता था। खुदकशी से पहले उसने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड की, अजीब फलसफियाना बातें कर रहा था और खुद को गोली मार ली। इसने कहा कि वो अपनी मर्जी से ये कदम उठा रहा है। मैंने पूछा, सर क्या इसकी वो वीडियो मिल सकती है? एसपी साहब बोले, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो उनके घर चलते हैं। मैंने कहा, जरूर सर। 1-2 ब्लॉक छोड़कर हम एक अजीमुशान सजे सजाए बंगले में पहुंचे, जहाँ की फिजा इंतहाई सोगवार थी। हमारे पहुंचने पर एक शख्स हमारे इस्तकबाल को आया। वो अच्छी खासी शक्ल सूरत और सेहत का मालिक था, मगर इस वक्त मुकम्मल तौर पर उजड़ा हुआ लग रहा था। ये ज़हीर का वालिद शेख हफीज था। हमने उसे ताज़ियत की। एसपी साहब ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये हमजा है, रेलवे पुलिस से रिटायर्ड, बहुत उम्दा तफ्तीश कर रहे हैं, आजकल शौकिया वकालत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़हीर की खुदकशी को ये नई नजर से देखें, क्योंकि मुझे मामला मशकूक लगता है। शेख हफीज ने कहा, एसपी साहब इस सबसे मेरा ज़हीर तो वापस नहीं आएगा, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई है। एसपी साहब बोले, अगर ये कोई जुर्म है तो मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, शायद इस तरह कुछ और घर उजड़ने से बच जाए। हफीज ने जवाब दिया, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की है, उन्हें कुछ नहीं मिला, साफ नजर आता है कि ज़हीर ने खुदकशी की है। मैंने कहा, शेख साहब बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो आम नजर से छुपे रहते हैं। ऐसे मुजरिम जो मासूम जहनों से खेलते हैं, उन्हें मौत की तरफ धकेलते हैं, कुछ को पागल बना देते हैं, घरों के घर उजाड़ देते हैं और ये छुपे हुए कातिल कभी सामने नहीं आते। वो जहनों में सुरंगें खोदते हैं। हम ऐसी वजूहात तलाश करने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से ज़हीर ने ये कदम उठाया। ज़हीर तो वापस नहीं आएगा, मगर अगर आप ताउन करें तो शायद बाकी माओं की गोदें उजड़ने से बच जाएं। हफीज ने कुछ आमादगी जाहिर की तो मैंने कहा, मुझे सबसे पहले ज़हीर का कमरा दिखाएं और बाद में वो वीडियो भी जो उसने खुदकशी से पहले रिकॉर्ड की थी। ज़हीर का कमरा निहायत सलीके से सजा हुआ था। एक तरफ बेड लगा था, दाएं जानिब एक जदीद एसी चेयर रखी थी और दीवार के साथ किताबों की शेल्फ जमी हुई थी। सामने एक कंप्यूटर टेबल था जिसके आगे घूमने वाली कुर्सी रखी हुई थी। टेबल पर बड़ी सी एलईडी, कीबोर्ड और माउस रखा हुआ था, जबकि नीचे सीपीयू धरा था जिसके साथ 2 जदीद स्पीकर भी रखे हुए थे। एक तरफ वार्डरोब खड़ी थी जिसमें कपड़े सलीके से हैंगर पर लटके थे और नीचे जूते करीने से रखे हुए थे। कमरे की एक दीवार पर ज़हीर की एक तस्वीर आवेजा थी। वो पहाड़ी चश्मे में खड़ा था, बहुत खूबसूरत बच्चा था।
चौड़ी पेशानी और रोशन आंखें उसकी जहानत की गवाही दे रही थी। जहीर का मोबाइल फोन पुलिस ने वापस कर दिया था, जो टेबल की दराज में रखा हुआ था। मैंने हफीज से कहा, मोबाइल ऑन करके दो। हफीज ने मोबाइल ऑन किया और मेरे हवाले कर दिया। उस पर कोई पैटर्न या पासवर्ड न था। मैंने गैलरी खोली और खुदकशी से पहले रिकॉर्ड की गई वीडियो निकाल ली। वीडियो में उसी कमरे का मंजर था, हल्की रोशनी में। जहीर थके हुए अंदाज में इसी चेयर पर बैठा है, आंखों में बोझलपन, आवाज में बेजारी। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। उसने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके सेल्फी के अंदाज में पकड़ा हुआ था। कहने लगा, बाबा मम्मा मुझे माफ कर देना, मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। ये दुनिया मुझे अजनबी लगती है, दुनिया मुझे अजनबी लगती है, दुनिया मुझे अजनबी लगती है, दुनिया मुझे अजनबी लगती है। हर तरफ धोखा है, हर तरफ धोखा है, हर तरफ धोखा है, हर तरफ धोखा है। हर रिश्ता एक फरेब। लोग मुस्कुराते हैं लेकिन दिल में जहर रखते हैं, लेकिन दिल में जहर रखते हैं, लेकिन दिल में जहर रखते हैं, लेकिन दिल में जहर रखते हैं। कुछ लम्हे खामोशी, फिर एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहता है, ताकत वाले खुदा बने बैठे हैं, पैसे वाले जिंदगी के फैसले करते हैं। मैं कहाँ जाऊँ करते हैं, मैं कहाँ जाऊँ करते हैं, मैं कहाँ जाऊँ करते हैं, मैं कहाँ जाऊँ। वो नीचे देखता है, फिर कैमरे में बराह रास्त देखता है। मैंने मजहब को आजमाया, मैंने मजहब को आजमाया, मैंने मजहब को आजमाया, मैंने मजहब को आजमाया, इबादत को आजमाया, इबादत को आजमाया, इबादत को आजमाया, मगर सुकून कहीं नहीं। दुआ की मगर दिल खाली ही रहा। मगर दुआ भी एक सदा है जो खिला में गुम हो जाती है, जो खिला में गुम हो जाती है, जो खिला में गुम हो जाती है, जो खिला में गुम हो जाती है। वो आहिस्ता सा हंसता है, मगर आंखों में आंसू झलकते हैं। जिंदगी ये कोई तोहफा नहीं, ये एक सफर है। हर दिन सांस लेना बोझ लगता है, और बोझ कितना उठाऊं, आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक। वो कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर धीमी आवाज में कहता है, मौत, हाँ मौत ही आसान लगती है। हाँ मौत ही आसान। एक दरवाजा जहाँ शायद सुकून हो, जहाँ शायद या शायद कुछ भी ना हो, या शायद कुछ, मगर कुछ ना होना भी बेहतर है इस जहन्नम से जिसे हम जिंदगी कहते हैं, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। वो मोबाइल कैमरे की तरफ सीधा देखता है, आंखों में थकन और फैसला। अगर ये मेरा आखिरी पैगाम है तो सुन लो, सुन लो, सुन लो। मैं हार गया हूँ इस दुनिया से, इस मजहब से, इस ताकत से, और सबसे बढ़कर अपनी ही सांसों से। जहीर की कनपट्टी पर एक पिस्तौल दिखाई देता है, धमाका सुनाई देता है, कैमरा लरसता है। आगे वीडियो स्पॉट थी।